नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आजकल अडानी साहब की चर्चा गर्म है, तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। एक दो वीडियो मैंने भी बनाए, लेकिन आज मैं सोच रहा हूँ कुछ हल्की फुल्की मज़ेदार बात की जाए। हिंदुस्तान का जो हालत हो गया है उसमें तो अब रोज़ ही इसी किस्म के इस कांड सामने आएंगे। शुरुआत हो गई है, इसलिए कुछ हल्की फुल्की बात भी बीच बीच में कर लेनी चाहिए। अब उसकी मैं बैठे बैठे सोच रहा था आज कि पंडित नेहरू की आत्मा अगर कहीं होगी, लेकिन उनकी देहावसान को बहुत समय हो बीता, लेकिन बहरहाल मैं ये मान के चल रहा हूँ कि उनकी आत्मा कहीं ना कहीं है। तो वो आत्मा इसमें बहुत शुक्र मना रही होगी कि कम से कम अडानी जैसे लोग और कम उनके समय में नहीं हुए, और शुक्र इसलिए मना रही होगी कि या कम से कम अडानी उनके समय में नहीं हुए, वरना नेहरू जी के ऊपर तो वैसे ही तमाम लांछन लगते रहे जब से ये भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है। ये भी लांछन लगते देर न होती कि कहीं ना कहीं नेहरू ही अडानी के लिए भी जिम्मेदार है। जो अडानी कांड हुआ उसके लिए नेहरू ही जिम्मेदार। और वैसे मैं आपको एक बात और बताऊं, अभी इसको कोई बहुत दूर की कौड़ी न मानिए। ये स्टेटमेंट हो सकता है कहीं ना कहीं से आ जाए कि नेहरू जी ने जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो नीतियां बनाई थी उसके चलते ही अडानी पैदा हुआ और अडानी ने सब गुड़गोबर कर दिया। इसके लिए भी नेहरू जी जिम्मेदार है। बहरहाल ये सब तो है ही है, लेकिन अब आइए, चूंकि मज़ेदार बात है तो इस पर थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। चीज़ों को समझने में आसानी होगी और अच्छा हो सकता है, आपको अच्छा भी लगे। इस बात को कम लोग जानते हैं। पंडित नेहरू जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उस समय हालत सचमुच बहुत ख़राब थी। हिंदुस्तान का कहीं कोई 75 नहीं था, खाने पीने के भी लाले पड़े हुए थे। 300 साल की गुलामी के बाद देश आज़ाद हुआ था। जो लोग ये कहते हैं कि नेहरू ने प्रधानमंत्री बनने के लिए ये किया वो किया, अब उनकी बुद्धि को मैं क्या कहूँ। नेहरू जी ने जिस देश की कमान संभाली थी वो चरम दरिद्रता का देश था जिसके पास कुछ नहीं था। फिर भी नेहरू जी की कम से कम बड़प्पन देखिए कि नेहरू जी ने उस ज़माने में भी वो चाहते तो पेंशन बंद कर सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। पूरी पेंशन सारी सुविधाएं और भी तमाम सुविधाएं थी उन्होंने लोगों के पास, जो पुरानी सुविधाएं थी जिनको बहुत आसानी से क्या नाम है देश के कबाड़ा होने का हवाला दे के बंद कर सकते थे, ऐसा उन्होंने नहीं किया। ये काम भी उनके लोग उनको गाली देते हुए जो लोग बड़े हुए उन्होंने नहीं किया, पेंशन बंद करने का काम। बहरहाल ये सब तो चलता रहता। अब बात वहां से शुरू करें जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने उस समय जो भी भारत में व्यापारी थे, जो बड़े लोग थे, जो भी थे, उनको सबसे कहा कि भाई आप राष्ट्र निर्माण में हमारा योगदान दीजिए और जितना चाहिए कर लीजिए। तो उस समय जितने भी लोग थे, इंक्लूडिंग टाटा जी, बिरला जी, सारे टाटा बिरला उसमें थे, लेकिन वो भी इतने बड़े उद्यमी या व्यापारी नहीं थे कि वो राष्ट्र उत्थान में कुछ अपना योगदान कर सकते। बाकी ज़्यादातर लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। तब फिर नेहरू जी ने उस ज़माने के बहुत ही प्रोमिनेंट विद्वान हुआ करते थे महलानोबिस साहब, उनको बुलाया और कहा भाई बताइए क्या किया जाए। तो महलानोबिस ने पूरा महलानोबिस प्लान बनाया, जो 5 वर्षीय प्लान हुआ करता था कि आप बाहर के देशों से कर्ज लीजिए या जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संस्थाएं उनसे कर्ज लीजिए और हिंदुस्तान में पूरा का पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक ढांचा तैयार करिए। उसके बाद यहाँ के इंडस्ट्रीज उस ढांचे से फ़ायदा उठा के इंडस्ट्री स्टाइल लगाएंगे, जो कुछ कमाए उसका कुछ हिस्सा जो फंडिंग कंपनीज उनको भेजा जाए और कुछ हिस्से से देश का विकास हो। ये कंसेप्ट महलानोबिस ने दिया। उसी से चीज़ों की शुरुआत हुई। हिंदुस्तान को बनाने में टाटा बिरला साहब को इसलिए नहीं उनका दोष दिया जा सकता है कि वो उस समय वो इतने बड़े नहीं थे कि किसी राष्ट्र के उत्थान में कुछ योगदान कर सकते। जितना उनसे करते बना उन्होंने तब भी किया, और टाटा साहब ने तो खैर बहुत ही किया। लेकिन कुल मिलाकर के उस समय का जो प्रभु वर्ग था उसने हिंदुस्तान को बनाने में पूरी तरीके से अपनी असमर्थता जाहिर कर दी। और ये सब वो बहरहाल फिर महलानोबिस प्लान से नेहरू जी ने तमाम चीज़ों को बनाना शुरू किया, जो चीज़ों को वहाँ तक बना के ले आए जहाँ से उनको गाली देने की शुरुआत हुई। तमाम IITs खोले, तमाम वो सब बनाए, तमाम इंडस्ट्रीज में तमाम कंपनियां बनाई, ये सब उनका काम है। अब ये सिलसिला शुरू हुआ। अब उसके बाद नेहरू जी के ज़माने तक तो स्थिति ये थी कि किसी के पास कुछ भी नहीं था। उसके बाद फिर इंदिरा गांधी का दौर आया। हाँ, और एक सबसे बड़ी बात मैंने पहले भी कही थी, आज फिर कह रहा हूँ कि उस शुरुआती लोकतंत्र में जो भारत का शुरुआती लोकतंत्र था, और इसमें कोई शक नहीं है कि पंडित नेहरू की छवि सचमुच के महानायक की थी, गढ़े गए महानायक की नहीं थी। सचमुच के वो महानायक थे। तो वो पूरी तरीके से चाहते तो एक तरीके से देश में पूरी ऑटोक्रेसी इस्टेब्लिश कर सकते थे जिसमें केवल नेहरू ही नेहरू होते और कोई ना होता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और एक बहुत ही मशहूर किस्सा है
कि एक कोई विदेशी कुछ नेताओं का दल आया था, तो उन्होंने उनसे अटल बिहारी वाजपेयी जी का परिचय कराया और कहा कि देखिए हमारे नए सांसद हैं, हो सकता है किसी दिन प्रधानमंत्री बन जाए। इस दृष्टिकोण के साथ उन्होंने चीज़ों को संभाला। बहरहाल समय का चक्कर चलता रहता है। उसके बाद इंदिरा गांधी आई, वो थोड़ी सी पंडित नेहरू की तुलना में अलग टाइप की महिला थी, हालांकि योग्य बहुत थी, इसमें कोई शक नहीं, और हिंदुस्तान को बहुत कुछ उन्होंने दिया, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन उस समय तक विपक्ष जो था वो इतना प्रबल हो चुका था कि वो सत्तारूढ़ दल पर अपनी क्या नाम है हमले करता। उस समय के विपक्ष का कुल एक काम था, मुझे याद है, मैं बुढ़ा आदमी हूँ, कि समाजवादी पार्टी हो चाहे जनसंघ हो, जो अब भाजपा है तब जनसंघ हुआ करती थी, इन लोगों के पास अपना कोई योजना नहीं थी, अपना कोई ब्लूप्रिंट नहीं था। ये लोग केवल और केवल कांग्रेस को, और उसमें भी खासतौर से पंडित नेहरू को और इंदिरा गांधी को गाली देने के अलावा इनके पास और कोई सकारात्मक विरोध नहीं हुआ करता था इन लोगों का। बहरहाल उस सारी चीज़ों के बावजूद जनता पार्टी की सरकार आई, 77 में आई, लेकिन उसको इंदिरा गांधी के खिलाफ जनरोष से वो पार्टी सरकार बनी थी, वो 3 साल में विदा हो गई। फिर भी उस सरकार ने जो पहली बार अच्छा काम किया, वो बहुत से अच्छे काम किए, ये कहने मुझे कोई गुरेज नहीं है। अब एक ही एग्जाम्पल दूंगा कि जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने 1977 में, तो उन्होंने जो रोज़मर्रा की चीज़ें उनके दाम फिक्स कर दिए। जैसे मसलन चीनी 2 रुपये 15 पैसे किलो उन्होंने फिक्स की, और मुझे अभी तक अच्छी तरीके से याद है कि मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री तो ख़त्म भी हो गया, लेकिन पूरे 3 साल चीनी 2 रुपये 15 पैसे किलो से 2 रुपये 20 पैसे किलो नहीं हुई। ये एक बड़ी बात है, इसको मानना चाहिए। सरकार किसी की भी उसकी अच्छाइयाँ माननी चाहिए। और उसके बाद फिर तमाम दौर दोहराया, अटल बिहारी जी का दौर आया, सारी बातें आए। उसके बाद अपने जो फिलहाल विश्वगुरु साहब हैं उनका दौर दोहराया। अब विश्वगुरु हैं तो विश्वगुरु ही हैं, उसकी कोई बात ही नहीं कही जा सकती। और अभी तक के सबसे मजबूत और ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका दुनिया लोहा मान रही, ये भी कहने में संकोच नहीं होना चाहिए। तो इनकी शुरुआत जो थी, इनकी शुरुआत ही पंडित नेहरू को गाली देने से हुई। जो कुछ भी बुरा है वो पंडित नेहरू का है, ये ऐसा उन्होंने बताया। और चूंकि एक दौर जिस समय ऐसा चल रहा है कि वो हुआ ही, सब लोग मान भी रहे, तो चलो देखते जितने दिन चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ईश्वर भी बैठा रहता है, वो भी अपना काम करता है। तो पंडित नेहरू के दौर में तो इतना बड़ा कोई स्कैम नहीं हुआ जो इतना व्यापक हो कि उससे पूरा देश क्या नाम है पूरे देश पर असर पड़े, नंबर 1। और नंबर 2, अभी तो चीज़ें सामने आनी शुरू हुई हैं। हो सकता है कि इसमें से जो है वो, क्योंकि बाहर जैसा सुनने में पढ़ने में आ रहा है कि बाहर के देशों से भी तमाम लोन लिया है, तो कुल मिलाकर के अडानी साहब का ये जो डाउनफॉल हुआ है वो ये बताता है कि कहीं ना कहीं सत्ता जो है, उसके सारी नियामक तंत्र जो है या तो कमज़ोर है या फिर अडानी को सहायता ही पहुंचा रहे थे, जिसको कहने में अब संकोच नहीं। इसलिए ये कहने में भी अब मुझे संकोच रही है कि कम से कम पंडित नेहरू की जो आत्मा है वो कहीं बहुत आसानी से बैठी होगी और बहुत बहुत भगवान का शुक्र मना रही होगी कि भैया अडानी हमारे समय में नहीं हो गए, वरना तो पता नहीं क्या होता। और जहाँ तक अब ये कह के बात खत्म करूँगा कि उस समय में, और जैसे पंडित नेहरू या बात के दिनों में इंदिरा गांधी वगैरह तरीके नेता थे, उसमें कोई अडानी बन ही नहीं सकता था। अडानी तभी बनेगा जब राज्य सत्ता का उसको संरक्षण प्राप्त होगा। बिना राज्य सत्ता के संरक्षण के अडानी जैसा इंडस्ट्रियलिस्ट भी मैं उसको क्या कहूँगा, अडानी जैसा परचूनिया कह लीजिए उसको, जिसने इधर का सामान उधर किया, जो परचूनिया करते हैं कि वहाँ से माल लाए इधर से बेच दिए। तो अडानी सरीखा व्यक्ति आदमी उसी समय तैयार हो सकता है जब राज्य सत्ता को उसको पूरा संरक्षण प्राप्त हो। और नेहरू के ज़माने में, नेहरू में लाख बुराइयां रही होंगी बकौल भारतीय जनता पार्टी, लेकिन वो इतने बड़े इस तरीके के नेता तो नहीं ही थे जो अपने प्रताप से अडानी सरीखों को बनने देते। इसलिए ये कहने मुझे कोई संकोच नहीं है कि दूसरों को गालियाँ देने के पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। और ये चीज़ें अब सामने, ये तो अभी तो शुरुआत हुई है, जहाँ तक मुझे लग रहा है अभी बहुत सी चीज़ें सामने आनी बाकी है। कुछ चीज़ें तो हो सकता है कि बहुत जल्दी ही सामने आ जाए, और कुछ चीज़ें धीरे धीरे, जब ये सरकार नहीं रहेगी तब खुल के सामने आएंगी। जब राज्य सत्ता का भय नहीं रहेगा तो बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी। उस दिन का इंतजार करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए इसको, ताकि मैं आपको और भी ऐसी चीज़ें बताता रहूँ। और कालांतर में मैं और भी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो पहले के राज्य में घटी, और इसमें बेशक कुछ अच्छी भी थी, कुछ बुरी भी थी, लेकिन कुल मिलाकर के बहुत सी अच्छी चीज़ें पहले हो चुकी हैं, जिनके बारे में मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।